बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लिपिड कॉन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था एंजाइम्स का, उसकी क्विक रिवीजन हमने स्टार्ट की थी। तो अभी हम उसका पार्ट 2 देख लेते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्विक से रिवीजन कर लेते हैं। माइकलिस मेंटन इक्वेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम प्लस कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो आपके पास वी नॉट है ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। जो यहाँ पे वी मैक्स है ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन है, और ये जो एस है ये कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट है, और के एम हम कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट। इसको हम नेक्स्ट जाकर इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग माइकलिस मेंटन इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो हम कुछ असम्पशंस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। हम ये अस्यूम करते हैं कि जिस टाइम हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन ड्राइव की है उस वक्त जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट हमारे पास यहाँ पर और सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन एंजाइम के साथ बाइंड की हुई है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। दूसरी जो असम्पशन है वो है कि रिएक्शन इज़ एट द स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट ये होता है किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेडी स्टेट ये होती है कि उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और उसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन इक्वल है। अब यहाँ पर स्टेडी स्टेट में जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और उसके बाद हमारे पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा था। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। मतलब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। थर्ड जो हमारे पास असम्पशन है वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है उस टाइम जो हमारा रिएक्शन था वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर था, और उस टाइम जो रिवर्सिबल रिएक्शन था, यानी एक रिएक्शन तो ये हो गया कि ना कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ने कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया। अब जब इनिशियल स्टेजेस में होता है रिएक्शन तो प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा बना होता है। जब प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा बना हुआ है तो जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो बिल्कुल निग्लेजिबल होगा। तो ये हो गई असम्पशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो के एम हमने फार्मूले के अंदर भी पढ़ा है, और बार बार हम के एम की बात कर रहे हैं कि के एम है क्या। के एम इज़ बेसिकली कॉल्ड माइकलिस कांस्टेंट। अब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है क्या? न्यूमेरिकल इसकी जो अगर मैं आपको डेफिनेशन इसकी न्यूमेरिकली बताऊं तो इट इज़ बेसिकली द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं इसको आपको उर्दू में बताऊं तो ये होगा कि हमारे पास सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ होगी टू इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये एंजाइम है और हम लोग इस रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं और रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, और एक वक्त के ऊपर जाकर ये वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, कि जितनी इसकी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ हो जाएगी। उस टाइम के ऊपर जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो माइकलिस कांस्टेंट है या फिर वो के एम है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि के एम शो क्या कर रहा होता है। के एम बेसिकली शो कर रहा होता है कि एक एंजाइम की एक सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कितनी है। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन कितनी है, कितनी आसानी से एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। अब जब हम ये देखेंगे ना कि ग्रेटर के एम का क्या मतलब होता है, लेसर के एम का क्या मतलब होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ग्रेटर के एम वैल्यू का क्या मतलब है? ग्रेटर के एम वैल्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर, ये अगर मैं आपको इस तरह से ग्राफ बनाऊं तो इस पॉइंट के ऊपर जाकर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो इतनी है। ठीक है, इतनी है। तो अगर और दूसरा एक रिएक्शन है वहाँ पर मैं अगर करती हूँ तो वहाँ पर जो हमारे पास हाफ ऑफ द मैक्सिमम की वेलोसिटी आती है वो इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर आती है, यानी कि ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है। अब एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें
कम सबस्ट्रेट ऐड किया है और वेलोसिटी जो है वो जल्द ही हाफ ऑफ द मैक्सिमम तक पहुंच गई है। और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें अभी हमने बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं और काफ़ी देर के बाद जाके जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हुई है। अब इसका क्या मतलब है? जिस रिएक्शन का Km ग्रेटर है उसका मतलब ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो है वो कम है। एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी इज़ लेस। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि रिएक्शन में ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ रहा है, तब जाके रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो रही है। अब जिस रिएक्शन का Km कम है उसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी है वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने एंजाइम को थोड़ा सा सबस्ट्रेट दिया है और एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने थोड़े से सबस्ट्रेट ने ही जो कैटालाइसिस था उसको इतना तेज़ करा लिया कि थोड़े से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ही जो रिएक्शन की वेलोसिटी थी वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो गई। Km के रिलेशन को आप इस तरह से समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमने एक खाना बनाया है और वो खाना हमने उन लोगों के सामने रख दिया जिन्हें वो खाना बहुत पसंद है, यानी उन लोगों की और खाने की एफिनिटी आपस में बहुत ज़्यादा है। तो थोड़े से लोग ही मिलकर उस खाने को जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि उनकी खाने के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, खाना उन्हें बहुत पसंद है। थोड़े से लोग ही उस खाने को आराम से ख़त्म कर देंगे। अब हम वही खाना रख देते हैं ऐसे लोगों के सामने जिनको वो पसंद नहीं है। अब उन लोगों की और खाने की आपस में कोई एफिनिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग मिलकर उस खाने को थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि उन्हें तो वो खाना पसंद ही नहीं है, तब जाकर वो खाना ख़त्म होगा। ठीक है, तो यानी कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस की एफिनिटी ज़्यादा है तो जल्द ही रिएक्शन अपनी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ ऑफ द वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा। जबकि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की वेलोसिटी एफिनिटी बहुत थोड़ी है तो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगी। तो जब हमें बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ रहा है तो इसका ज़ाहिर सा मतलब है कि हमारे पास Km की वैल्यू ज़्यादा है और एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम है। जब बहुत कम सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ रहा है और आसानी से हम लोग हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन कम है तो Km भी कम है, और जब Km कम है तो मतलब क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि Km की वैल्यू से हम कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास रिएक्शन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द Km, मतलब कि जितना सबस्ट्रेट हमें रिएक्शन की वेलोसिटी को हाफ ऑफ द मैक्सिमम करने के लिए चाहिए उससे सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। तो जब हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा कम है तो अगर सबस्ट्रेट को ऐड करते जा रहे हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी क्या करती जा रही है? इंक्रीज़ करती जा रही है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट को ऐड करते जाएंगे रिएक्शन की वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज़ करती जाएगी। यानी कि रिएक्शन जो होगा, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जब हमारे पास सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द Km, यानी वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हमारी जो वेलोसिटी थी, एंजाइम के रिएक्शन की जो वेलोसिटी थी वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम होनी थी, उससे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा हो गई है। जब उससे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा है तो इसका मतलब हम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है। जब अभी भी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी भी अचीव हो चुकी है तो अब हम जितना मर्ज़ी सबस्ट्रेट ऐड कर दें रिएक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो रिएक्शन का जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km और Vmax के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से बनाना है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबको पता है कि वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है फॉर बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट। यानी जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो चाहता है कि मैं सबस्ट्रेट को साइड पे करके ख़ुद एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाऊँ। ठीक है, तो अब होगा क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Km के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Km को बढ़ा देगा क्योंकि ये सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने दे रहा। सबस्ट्रेट आया, इनहिबिटर ने इसको बाइंड नहीं होने दिया, दूसरा सबस्ट्रेट आया, इनहिबिटर ने इसको भी नहीं बाइंड करने दिया, तीसरा सबस्ट्रेट आया, इनहिबिटर ने इसको भी नहीं बाइंड करने दिया।
हम करते 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 जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की, तब जाके कहीं ये इनहिबिटर को ओवरकम करता है और ख़ुद एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है। तो मतलब हमें इस इनहिबिटर को, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो इसका जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा और तब जाकर हम लोग अपनी वेलोसिटी जो हाफ ऑफ द वी मैक्स है वो वाली वेलोसिटी अचीव करेंगे। तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सबस्ट्रेट इस काबिल होगा कि वो इनहिबिटर को साइड पे करके ख़ुद एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो, रिएक्शन को प्रोसीड कराए और वेलोसिटी को हाफ ऑफ द मैक्सिमम तक लेकर जाए। तो यानी वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ द रिएक्शन को हाफ ऑफ द मैक्सिमम कर रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो हमारे Km को बढ़ा रहा है। अच्छा, अब मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन की उतनी ही रहती है जितनी कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थी। अब उसकी रीज़न क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम वेलोसिटी तब अचीव होती है जब हमारे पास जितने भी एंजाइम्स थे, बहुत सारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम्स थे, जब वो सबके एक्टिव साइट जो है वो फिल हो जाते हैं, तब जाके हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम हो चुका है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हटाने के लिए हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है ना, अभी 3 सबस्ट्रेट ऐड किए, 4 किए, 5 किए। फॉर एग्जांपल जब छठा सबस्ट्रेट ऐड किया तब इनहिबिटर साइड पे हो गया, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट को सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन ने ख़त्म कर दिया। तो अब जितने भी सबस्ट्रेट थे वो एंजाइम के साथ बाइंड होना शुरू कर देंगे और साथ ही इसके साथ ही एंजाइम को सैचुरेट कर देंगे। तो यानी कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो इफेक्ट है वो ख़त्म होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 वो अपने मैक्सिमम रेट तक उसी तरह पहुंच जाएगा जैसे वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एब्सेंस में पहुंचता था। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को देखते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो हमारे पास इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं होता, बल्कि वो किसी और साइट के ऊपर बाइंड करता है, यानी अदर देन द एक्टिव साइट वो बाइंड करता है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में जो हमारे पास Km है वो सेम रहता है। अब Km के सेम रहने के रीज़न क्या है? अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था उसमें हमारे पास Km क्यों इंक्रीज़ हुआ था? हमने इनहिबिटर के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें सबस्ट्रेट को बढ़ाना था। हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते गए, आखिरकार जाकर इनहिबिटर का इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ और उसके बाद हमने रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया और हमारी जो वेलोसिटी थी वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम तक पहुंची जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए हमने कहा कि Km की वैल्यू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज़ कर देता है। अब Km इसके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में कोई इनहिबिटर एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए नहीं है, तो किसी सबस्ट्रेट को आने की ज़रूरत नहीं है कि वो इनहिबिटर को हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आए। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव साइट के ऊपर तो इनहिबिटर बाइंड ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आए और सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करे, वो इनहिबिटर को हटाए और फिर वो ख़ुद बाइंड और रिएक्शन को प्रोसीड करे। यहाँ पर क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट के साथ कोई चीज़ कॉम्पीट नहीं कर रही है, तो हमें सबस्ट्रेट की उतनी ही कंसंट्रेशन चाहिए जितनी हमें नॉर्मल रिएक्शन के अंदर चाहिए होती है टू अचीव हाफ ऑफ द वी मैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो हमारी वी मैक्स को कैसे कम कर देता है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैंने आपको बताया कि बाइंड करता है एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करता बल्कि किसी और जगह के ऊपर, एंजाइम के ऊपर बाइंड करता है। जब ये किसी और जगह के ऊपर बाइंड करेगा तो ये जो एंजाइम है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, यानी जो हमारे पास एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे उसकी कंसंट्रेशन को ही ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम कर देगा। जब हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो कि कैटालाइसिस में टेक पार्ट कर रहे हैं वो ही कम हो जाएंगे, तो फिर जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल पहले 10 एंजाइम्स एक्टिव थे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से पहले 10 एंजाइम्स एक्टिव थे। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने और हमारे पास 10 सबस्ट्रेट जब तक हमारे पास ऐड नहीं हो जाते थे, यानी 10 सबस्ट्रेट आ गए हैं हमारे पास, तो हमारे पास सेचुरेशन हो गई है। 10 एंजाइम हमारे पास अवेलेबल हैं। जब ये 10 के 10 एंजाइम सेचुरेट हो जाएंगे तब हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम की सेचुरेशन हो गई है।
अब जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया तो उसने इन 10 में से 5 एंजाइम्स को इनएक्टिव कर दिया और हमारे पास सिर्फ 5 एंजाइम्स बच गए। जब हमारे पास 5 एंजाइम्स बच गए हैं तो ये 5 एंजाइम्स जल्दी से सैचुरेट हो जाएंगे और हमारे पास वी मैक्स जल्दी अचीव हो जाएगी। तो मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने हमारी वी मैक्स को कम कर दिया, क्योंकि उसने जो हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे कैटालाइसिस के लिए उनको ही कम कर दिया है। तो वर्क किस तरह बनाना है फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेसिकली हमारी Km को इंक्रीज़ कर रहा था और हमारी वी मैक्स को सेम रख रहा था। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है ये हमने लगाई है फॉर द नॉर्मल रिएक्शन, कि मतलब हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, उसमें कोई भी इनहिबिटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमारी इस तरह की एक लाइन आ जाएगी, यानी 1/v0 और 1/s क्योंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वेलोसिटी को सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करती जा रही है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हमने बताना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में ये लाइन किस तरह से बनेगी। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में आपके पास जो वी मैक्स है वो तो रह रही है सेम, जो आपके पास वी मैक्स है वो रह रही है सेम। तो हमने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है कि जो हमारा वाई एक्सिस है ये आपस में इंटरसेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वी मैक्स है वो तो सेम पॉइंट के ऊपर होगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, तो जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो बेसिकली 1/v मैक्स को शो कर रहा है और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव 1/km को शो कर रहा है। तो अगर हमारा वाई एक्सिस 1/v मैक्स को शो कर रहा है तो वी मैक्स तो है सेम दोनों रिएक्शन के लिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रिएक्शन के लिए भी और नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी। तो हमारा जो वाई एक्सिस होगा वो दोनों रिएक्शन का सेम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अब -1/km की बात करते हैं। ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की लाइन, उसका ग्राफ है। अब जो चीज़ ये ज़ीरो है, अब जो चीज़ नेगेटिव में अगर कोई चीज़ है और वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब है तो वो बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ीरो है, ये -6 है, ये -4 है, ये -1 है और यहाँ से 1 2 3 4 है। अब -1 ज़ीरो के ज़्यादा करीब है और -1 ज़ीरो से दूर है नेगेटिव में, तो -1 बड़ा है और -6 छोटा है ज़ीरो से। तो सेम इज़ द केस विद हेयर, यहाँ पर जो Km की वैल्यू है ज़ीरो के करीब है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो रिएक्शन है उसका Km बड़ा है तो उसको ज़ीरो के करीब वाला करेंगे, और जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है उसका Km एज़ कम्पेयर टू द Km ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम है, तो वो हम लोग इसके पॉइंट से ज़ीरो के पॉइंट से दूर रखेंगे। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रा करना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अब हमने ड्रा करना है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का किस तरह से ड्रा करेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में आपकी वी मैक्स जो है वो कम हो जाएगी और आपकी Km जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर Km कांस्टेंट रहेगी तो जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, क्योंकि एक्स एक्सिस बेसिकली Km को शो कर रहा होता है, तो वो दोनों ग्राफ्स का सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट दोनों ग्राफ का सेम होना चाहिए बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि Km दोनों की सेम है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को शो कर रहा है और कौन सा नॉर्मल रिएक्शन को शो कर रहा है। अब आप ये देखें कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें आपकी वी मैक्स कर जाती है डिक्रीज़, और ये जो वाई एक्सिस है ये बेसिकली शो कर रहा है 1/v मैक्स को, यानी इसका इन्वर्स। तो जो ऊपर वाली चीज़ होगी उसका मतलब ये है कि 1/v मैक्स ज़्यादा है, यानी वी मैक्स कम है। तो वी मैक्स कम किसके अंदर हो रही है, आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, ये आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को शो कर रहा है। इसमें आपका वाई एक्सिस बड़ा आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस बेसिकली 1/v मैक्स है, और अगर 1/v मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वी मैक्स क्या है, इस केस में कम है। इस केस में वी मैक्स ज़्यादा है क्योंकि 1/v मैक्स यहाँ पर कम है। 1/v मैक्स कम होने का मतलब है वी मैक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस रिएक्शन।